आइए आज के इस विश्लेषण में एक ऐसी शख्सियत की कहानी पर चर्चा करते हैं जिन्होंने जमीन से शुरू करके सीधे आसमान तक का सफर तय किया। जी हां, हम बात कर रहे हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की। सोचिए, रामेश्वरम जैसे एक छोटे से द्वीप पर पलने वाला एक आम सा लड़का आगे चलकर भारत के स्पेस प्रोग्राम का निर्माता और देश का राष्ट्रपति बन जाता है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस अद्भुत सफर की शुरुआत करते हैं और उनके विशाल दृष्टिकोण को समझते हैं। आगे बढ़ने से पहले इस एक बेहद गहरे सवाल पर गौर कीजिए जो डॉक्टर कलाम ने यूरोपीय पार्लियामेंट को संबोधित करते हुए पूछा था। हम विश्व के प्रत्येक नागरिक के हृदय में सच्चाई और धर्म को कैसे विकसित कर सकते हैं? सोचिए, एक महान वैज्ञानिक होकर भी उनकी सोच सिर्फ टेक्नोलॉजी तक सीमित नहीं थी। वो विज्ञान को सीधे विश्व शांति और मानवता से जोड़कर देखते थे, और सच कहूं तो यही उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। तो सबसे पहले बात करते हैं उनकी जड़ों की, यानी रामेश्वरम की, जहां उनके विज्ञान और अध्यात्म का आधार रखा गया। आइए देखते हैं कि इस ग्लोबल विजनरी की सोच उन आम सी सड़कों पर कैसे आकार ले रही थी। मॉस्की स्ट्रीट पर स्थित 19वीं सदी का ये जद्दी घर देखिए। यही डॉक्टर कलाम का बचपन बीता था। उनका बचपन बहुत ही सादा लेकिन काफी सुरक्षित था। उनके पिता जैनुलाब्दीन एक साधारण नाव के मालिक थे और उनकी माता आशिया मां बेहद दयालु स्वभाव की थीं। आप इस बात से अंदाजा लगाइए कि उनके घर में अपने परिवार से ज्यादा तो बाहर के लोग रोजाना खाना खाते थे। ये छोटी छोटी बातें हमें बताती हैं कि सादगी और दूसरों की मदद करने का जज्बा उन्हें बचपन से ही विरासत में मिला था। अब उस दौर की सामाजिक और धार्मिक सद्भावना की ये मिसाल देखिए। एक तरफ उनके पिता हैं और दूसरी तरफ रामेश्वरम मंदिर के मुख्य पुजारी पक्षी लक्ष्मणा शास्त्री। कलाम साहब के बचपन की सबसे मजबूत यादों में से एक ये थी कि कैसे ये दोनों लोग अपने अपने पारंपरिक पहनावे में एक साथ बैठकर आध्यात्मिक विषयों पर लंबी चर्चाएं किया करते थे। यानी बचपन से ही उन्होंने धर्मों के बीच एक आपसी समझ और गहरा सम्मान देखा था। और सबसे अहम बात, उनके पिता ने उन्हें जो सिखाया वो उन्होंने पूरी जिंदगी याद रखा। उनके पिता के अनमोल शब्द थे, जब तुम प्रार्थना करते हो तो तुम अपने शरीर से आगे बढ़कर इस पूरे विश्व का हिस्सा बन जाते हो जहां दौलत, उम्र या धर्म का कोई भेदभाव नहीं होता। एकदम सीधी और आम भाषा में कही गई इस गहरी बात ने कलाम साहब को हमेशा के लिए सिखा दिया कि इंसानियत सभी बंटवारों से ऊपर है। उनके इलाके की इस पुरानी मस्जिद में वो अक्सर अपने पिता के साथ जाया करते थे, लेकिन उनकी शुरुआती जिंदगी बिल्कुल आसान नहीं थी। एक तरफ वो ये बड़ी बड़ी बातें सीख रहे थे और दूसरी तरफ जीवन के कठोर सत्य का सामना भी कर रहे थे। एक बार क्या हुआ, एक भयंकर तूफान ने उनके पिता की नाव को तबाह कर दिया। तब उन्होंने परिवार की मदद के लिए इमली के बीज इकट्ठे करके बेचे और यहां तक कि अखबार भी बांटे। सोचिए, जिस शख्स ने बाद में स्पेस रॉकेट्स बनाए, उसने अपनी शुरुआत कितनी कठिनाइयों और कड़ी मेहनत के साथ की थी। यहां से हम आते हैं उनकी उड़ान की चाह पर। रामेश्वरम के तट से आसमान तक का सफर। रामेश्वरम के तट पर उड़ते हुए समुद्री पक्षियों को देखकर जिसके सपने पंख पसारने लगे थे, उसने तय कर लिया था कि उसे आसमान की ऊंचाइयों को छूना है। रामानाथपुरम के स्वाट्स हाई स्कूल का ये साधारण परिवेश वही जगह है जहां से उन्होंने अपने एकेडमिक सफर की शुरुआत की। इन आम सी दीवारों के बीच एक असाधारण विद्यार्थी तैयार हो रहा था। लेकिन सफर आसान कहाँ था? जब उन्हें मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी MIT में एडमिशन मिला तो परिवार के पास फीस के पैसे ही नहीं थे। उस वक्त उनकी बहन ज़ोहरा ने अपने सोने के कंगन गिरवी रखकर उनकी पढ़ाई का खर्चा उठाया। सच में ये उनके परिवार का उन पर अटूट विश्वास ही था जिसने उन्हें रुकने नहीं दिया। लेकिन अब एक बड़ा सवाल उठता है, क्या होता है जब पूरी जिंदगी का सबसे बड़ा सपना टूट जाता है? देखिए, डॉक्टर कलाम का बचपन से एक ही सपना था, एयरफोर्स पायलट बनना। उन्होंने अप्लाई किया और इंटरव्यू भी दिया, लेकिन कुल 8 जगहें थीं और उनका रैंक आया 9वां। सिर्फ एक रैंक, जी हां, सिर्फ एक रैंक की वजह से उनका सपना हमेशा के लिए टूट गया। हम और आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि उस वक्त उन्हें कितनी गहरी निराशा हुई होगी। खैर, उस निराशा के दौर में उनकी जिंदगी का एक बहुत बड़ा मोड़ आया। ऋषिकेश में उनकी मुलाकात स्वामी शिवानंदा से हुई। स्वामी जी ने उनसे कहा, अपनी किस्मत को स्वीकार करो। तुम एयरफोर्स पायलट बनने के लिए नहीं बने हो, इसके बजाय अपने अस्तित्व के सच्चे उद्देश्य को खोजो। स्वामी जी ने कलाम साहब को सिखाया कि इस असफलता को अपने जीवन की नए सिरे से खोज करने का एक इशारा समझें। और सच में अगर वो पायलट बन जाते तो सोचिए, क्या भारत को उस लेवल का महान वैज्ञानिक कभी मिल पाता? शायद नहीं। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अंतरिक्ष कार्यक्रम की नींव को।
कैसे उन्होंने शून्य से एक विरासत का निर्माण किया। यहां से आकर उनका पूरा फोकस ही बदल गया। उनके तेजी से बढ़ते करियर का ब्लूप्रिंट कुछ इस तरह दिखता है। 1958 में उन्होंने डीटीडीबी ज्वाइन किया। अर्ली 60s में बिना किसी पुराने अनुभव के उन्होंने भारत के पहले होवरक्राफ्ट प्रोटोटाइप, जिसका नाम नंदी था, उसे लीड किया। और इसी नंदी होवरक्राफ्ट की वजह से 1962 में महान वैज्ञानिक डॉक्टर विक्रम साराभाई ने उन्हें भारत के नए स्पेस प्रोग्राम के लिए चुन लिया। और देखते ही देखते अगले ही साल यानी 1963 में भारत का पहला रॉकेट लॉन्च हुआ। ये किसी चमत्कार से कम नहीं था। वैसे ये बात वाकई में हैरान करने वाली है कि भारत का विशाल स्पेस प्रोग्राम, जिसे आज हम इतने गर्व से देखते हैं, उसकी शुरुआत दरअसल एक चर्च से हुई थी। थुम्बा के एक छोटे से मछुआरों के गांव में स्थित सेंट मैरी मैगडलेन चर्च कलाम साहब की पहली लैबोरेटरी बनी। उस चर्च का प्रेयर रूम ही उनका लैब था। ये एक ऐसी अनोखी कहानी है जहां सदियों पुरानी धार्मिक जगह और मॉडर्न साइंस दोनों एक ही मकसद के लिए एक साथ आ गए। इस स्पेस प्रोग्राम ने वैज्ञानिक रूप से बहुत तेजी से प्रगति की। शुरुआत हुई साउंडिंग रॉकेट्स से। ये रॉकेट्स सिर्फ पृथ्वी के करीबी वातावरण को समझने के लिए उपयोग होते थे। लेकिन उनका लक्ष्य सिर्फ यहां तक थोड़ी था। उन्होंने लॉन्च व्हीकल्स बनाने की ओर रुख किया। लॉन्च व्हीकल्स यानी ऐसी कॉम्प्लेक्स मशीनरी जो सैटेलाइट्स को स्पेस ऑर्बिट में स्थापित कर सकती है। ये उनकी दूरदृष्टि ही थी जिसने एक छोटी सी चर्च लैबोरेटरी को आगे चलकर विश्व स्तरीय स्पेस कैपेबिलिटीज में बदल दिया। और आखिर में आते हैं उनके 3 वैश्विक मिशंस पर। दुनिया के लिए एक राष्ट्रपति का दृष्टिकोण। अब तक हमने उनके विज्ञान और आध्यात्म की बात की, पर जब वो भारत के राष्ट्रपति बने तो उन्होंने इस अनुभव को विश्व स्तर पर कैसे पेश किया। आइए वापस चलते हैं उनके उस हिस्टोरिक यूरोपियन पार्लियामेंट के संबोधन पर। यूरोपियन पार्लियामेंट में उन्होंने कुछ ऐसे आंकड़े पेश किए जो वाकई सोचने पर मजबूर करते हैं। इन नंबर्स पर गौर कीजिए। 17% और दूसरी तरफ 1% से भी कम। उन्होंने बताया कि भारत की आबादी पूरी दुनिया की आबादी का लगभग 17% है, लेकिन भारत के पास पूरी दुनिया के ऑयल और नेचुरल गैस रिसोर्सेज का 1% से भी कम हिस्सा है। ध्यान दीजिए, ये सिर्फ भारत की नहीं बल्कि दुनिया के कई और देशों की भी असलियत है। तो इस चुनौती से निपटने के लिए और विश्व शांति और समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने 3 इंडो यूरोपियन मिशंस का प्रस्ताव रखा। ये थे, पहला, एक जागरूक और प्रबुद्ध समाज का विकास यानी एवोल्यूशन ऑफ एनलाइटेड सोसाइटी। दूसरा, ऊर्जा स्वतंत्रता यानी एनर्जी इंडिपेंडेंस। और तीसरा, एक वर्ल्ड नॉलेज प्लेटफॉर्म स्थापित करना। ये तीनों मिशंस मानवता के विकास के लिए उनका बिल्कुल क्लियर और पक्षपात रहित विजन थे। अब इस पहले मिशन को देखिए। एक एनलाइटेंड सोसाइटी बनाने के लिए उन्होंने क्या जरूरी बताया? मॉरली सही एजुकेशन देना, ग्लोबल स्केल पर आध्यात्म को बढ़ावा देना, हमारी भौतिक यानी मटीरियल लाइफ को आध्यात्मिक समझ के साथ बैलेंस करना और नागरिकों को अच्छी हेल्थ केयर और एम्प्लॉयमेंट देना। अगर हम थोड़ा ध्यान दें तो ये वही आध्यात्मिक एकता और मानव कल्याण की बातें हैं जो उन्होंने रामेश्वरम में अपने बचपन में सीखी थी, है ना? इसके बाद उनका दूसरा सबसे बड़ा फोकस था ऊर्जा स्वतंत्रता। वो चाहते थे कि हम रिन्यूएबल एनर्जी, न्यूक्लियर पावर और बायोफ्यूल्स के जरिए ऊर्जा के मामले में पूरी तरह से आत्मनिर्भर बने। इसके लिए उन्होंने इंडो यूरोप रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट प्रोग्राम की तजवीज़ भी रखी। ये पॉइंट उनकी उस सोच को दर्शाता है कि टेक्नोलॉजी और विज्ञान का इस्तेमाल आखिर में देश को मजबूत और आत्मनिर्भर बनाने के लिए ही होना चाहिए। इस ऐतिहासिक संबोधन के इस आधिकारिक दस्तावेज को देखिए। इसमें उनके उस अद्भुत एड्रेस की पूरी डिटेल्स दर्ज हैं। कलाम साहब की यही तो सबसे अनोखी खासियत थी। वो स्पेस रॉकेट्स और एस्ट्रोफिजिक्स जैसी कॉम्प्लेक्स साइंस को जिंदगी के सबसे गहरे आध्यात्मिक दर्शन के साथ बड़ी ही आसानी से जोड़ देते थे। उनका ये अप्रोच एक ऐसी शांतिप्रिय सभ्यता का ब्लूप्रिंट है जहां टेक्नोलॉजी और रूहानियत दोनों मिलकर मानवता को आगे बढ़ा सकते हैं। तो आइए इस चर्चा को एक सवाल के साथ समाप्त करते हैं। ये वही सवाल है जो कलाम साहब ने हम सबके सामने रखा था। मॉडर्न सोसाइटी, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट और स्पिरिचुअल वेलबीइंग के बीच का अंतर कैसे पाट सकती है ताकि सभी के हृदय में सच्चाई विकसित हो सके। हमें इस पर जरूर विचार करना चाहिए कि इंसानियत को विज्ञान की प्रगति और अंदरूनी शांति दोनों को एक साथ कैसे बैलेंस करना चाहिए। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है इस चर्चा ने सभी को सोचने पर मजबूर जरूर किया होगा।